सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी। और ये हमारा बायोलॉजी का 6th लेक्चर होने वाला है, जहां हम सेल चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा सेल चैप्टर कवर हो चुका है उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। पिछले लेक्चर में, जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपना केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को ध्यान से पढ़ा था। और न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता चुका था। अब हमारा जो न्यूक्लियस था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये कोई सेल है। सेल के अंदर आप देखेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, क्रोमेटिन जाल होता है। ये जो क्रोमेटिन जाल है, इसको जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र नामक संरचना बनाता है। ठीक है। आज हम आज हम इसी गुणसूत्र के और अंदर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो गुणसूत्र था इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ बातें बता चुका था, है ना। ये जो गुणसूत्र था जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे थे, इसके बारे में भी कुछ बातें मैंने आपको बता चुका था। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है डीएनए, है ना। ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैंने कहा था संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं। जब हम उसे और जूम करके देखते हैं, है ना, उसके अंदर और स्टडी करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये ऐसी कुछ छोटी स्ट्रक्चर बनाता है, छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है, जिसे ही हम क्या डीएनए नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जो डीएनए होता है, मैंने आपको कल बताया था कि इसी डीएनए के थ्रू कोई भी ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल है या फिर प्लांट है, कुछ भी है, उन सभी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम होता है। यानी कि आनुवांशिक पदार्थ कैसे होंगे, कैसे किसी के कान बनेंगे, किसी के हाथ बनेंगे, नाक बनेंगे, ये सब कहाँ से डिसाइड होता है, इसी जेनेटिक कोड डीएनए के थ्रू डिसाइड होता है ना। चलिए एक एक बात हम जानेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये जो गुणसूत्र है जिसके बारे में हमने कल पढ़ाई करी थी, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में जानी थी कि 4 स्ट्रक्चर होता है जिनसे मिलकर ये मेन बना होता है। कौन कौन सा? आप देखिए, सबसे पहला आपका स्ट्रक्चर था डीएनए और आरएनए, मैंने बताया था। फिर था एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एक हिस्टोन प्रोटीन, ये भी मैंने आपको बताया था। ये तो टाइप ऑफ अ प्रोटीन है, ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी हमारा मेन काम जो है डीएनए और आरएनए में इस डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपको 3 फैक्ट मेन देखने को मिल रहे हैं कि डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, फिर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। उसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस भी देखने को मिलते हैं। अब ये आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ये टॉपिक केमिस्ट्री का है। जैसे कि आप सबको पता है, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, वो अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाता है। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है या फिर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस प्लस आयन है और दोनों ये दिखा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, धातु है ना, इसलिए इसको 2 प्लस प्लस आयन दिखाया गया है। केमिस्ट्री का टॉपिक है, कवर करेंगे इसको केमिस्ट्री में। ठीक है, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 भाई? देखो, डीएनए आरएनए होता है, फिर हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, और एक और चीज़ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है। गुणसूत्र के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए इसके बाद इस गुणसूत्र के बारे में कुछ फैक्ट है कि इसमें जीन उपस्थित होते हैं। जीन यानी कि जेनेटिक, जो मैं आपको कल बता रहा था, इसी डीएनए के अंदर ही आपको, जब आप इस गुणसूत्र या क्रोमोसोम को और खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे लंबे लंबे धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, इस धागेनुमा संरचना को जब आप और इतने भागों को जूम करके देखेंगे, इतने से भाग को, तब आपको पता चलेगा कि ये कोई छोटी सी रस्सी या रेखा नहीं है। ये क्या होता है, इन एक्चुअली ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डीएनए नाम देते हैं, है ना। और इसके बीच में ऐसे कुछ जुड़े हुए पार्ट दिखते हैं। इनके बारे में हम आज पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये क्या होता है भैया, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनके वाहक होते हैं। यानी यही आपके जेनेटिक ऑर्डर को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद आप देखेंगे जो कल हम गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम कैसा दिखता है। अब एक टाइप का गुणसूत्र या क्रोमोसोम नहीं होता है, हम उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो हम आज पीछे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप होता है वो होता है पॉलीटीन गुणसूत्र या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप देखो ये जो आपके क्रोमेटिड थे जो हमने पिछली क्लास में कवर करे हैं। क्रोमेटिड क्या होता है, कोई भी गुणसूत्र होता है जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिड और क्रोमोनीमाटा नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप सभी को वो चीज़ रिकॉल होगी। वहाँ पर जो क्रोमेटिड थे अगर उनकी संख्या 2 से अधिक होती है तब हम ऐसे क्रोमोसोम को क्या नाम देते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र नाम देते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीवर्ड है इसका मतलब होता है बहु यानी कि बहुत सारे। जहां पर आपको बहु यानी कि बहुत सारे, ऐसे ही आप मैथ्स में भी चैप्टर पढ़ते होंगे जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना, और भी अलग अलग चीज़ों में ऐसे चैप्टर्स होते हैं। ये जो पॉलीवर्ड है इसका मतलब ही होता है कि बहुत सारे, यानी जिन गुणसूत्रों में जो क्रोमेटिड है उनकी संख्या 2 से अधिक हो जाए उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र नाम देते हैं। तो ये नंबर 1 है भैया, याद रखना है इसको। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में जब आप देखेंगे तो उसका जो गुणसूत्र होता है, अब ये ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला एक मक्खी है, ठीक है, मक्खी का साइंटिफिक नेम है ये। अच्छा, ये जो ड्रोसोफिला या फिर मक्खी होती है इसकी जब हम लार ग्रंथि को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पर जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं वो 2 ना होके उससे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र नाम देते हैं। अब दूसरा गुणसूत्र क्या है, इसका नाम है केंद्रक प्रारूप वाला गुणसूत्र या फिर कैरियोटाइप गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र में क्या होता है, इस गुणसूत्र में क्या होता है, देखिए ये जो क्रोमोसोम है इसका ये गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम जो है ये बाह्य आकार का होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें द्विगुणित समुच्चय पाए जाते हैं, मतलब डिप्लॉइड सेट होते हैं। अब ये डिप्लॉइड क्या है, कल मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था और उसके बाद में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है तो मैंने आपको बताया था कि एक होता ही है क्रोमोसोम की द्विगुणित संरचना जिसको हम 2n से कंसीडर करते हैं डिप्लॉइड सेल, या फिर एक होती है आपकी अगुणित संरचना या फिर हैप्लॉइड, है ना। इसके बारे में हमने कल कवर कर चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे देखेंगे आपका एक आता है लैंप ब्रुश गुणसूत्र, है ना, एक आता है लैंप ब्रश गुणसूत्र। अब ये होता क्या है, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम होता क्या है, देखो जहां पर आपके जो क्रोमेटिड्स हैं, है ना, होंगे तो उतने ही जितने नॉर्मल होते हैं, मतलब गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है उसके अंदर जो क्रोमेटिड नामक संरचना थी वो 2 ही होगी, लेकिन वो इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि लूप बना लेंगे। आप समझ रहे हैं, वो इतने बड़े हो जाएंगे स्ट्रक्चर में कि सीधे ना होकर कैसे हो जाएंगे, लूप नामक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ऐसे गुणसूत्र को हम क्या नाम देते हैं, लैंप ब्रुश गुणसूत्र नाम देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे अगर डीएनए जो है वो ऐसा ना होकर, गुणसूत्र जो है आपका ऐसे ना होकर कैसा हो, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसके बीच में आपकी लाइनिंग होगी, ऐसा ना होकर कैसा हो, ये देखो ऐसा छोटे छोटे लूप बना ले दोनों साइड से, यानी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए और अपने आप को मोड़ ले, ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, लैंप ब्रुश गुणसूत्र नाम देते हैं, ठीक है। और ये अत्यधिक बड़े होकर लूप बना लेते हैं जैसा कि मैंने बताया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। एक होता है आपका सरीसृप, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं। उसके बाद उभयचर, उभयचर यानी एम्फीबियंस, ऐसे जानवर या ऐसे आप समझो जो जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे आपका मेढक होता है, ठीक है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो वो उभयचर या फिर एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक आपका मगर होता है, ठीक है, मगर होता है, ये जो मगर है वो भी जल और थल दोनों में रह सकता है, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, आपके उभयचर या एम्फीबियन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ पक्षी होते हैं,
कुछ बर्ड्स होती हैं, वो भी इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अब चौथा टाइप का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे घटते हुए क्रम में दिखाई देता है हमें, है ना, नॉर्मल ना दिखाई देकर बड़े से छोटे यानी कि घटते हुए क्रम में दिखाई देता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, आइडियोग्राम या फिर गुणसूत्र आलेख नाम देते हैं। इसको गुणसूत्र का चक्रीय निरूपण या फिर घटती हुई लंबाई में लिखा जाता है, चक्रीय निरूपण भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको भैया क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो हमने अभी कवर किया था ये है आपका गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम का टाइप, जहां पर आप देखेंगे कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम को हमने मेनली 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से टाइप है, सबसे पहले आपका जो आता है वो है आपका पॉलीटीन वाला। ठीक है, कौन सा आता है, पॉलीटीन गुणसूत्र। फिर सेकंड जो आता है आपका वो आता है कौन सा, केंद्रक प्रारूप या फिर कैरियोटाइप। थर्ड नंबर पे आपका आता है लैंप ब्रुश गुणसूत्र या फिर लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है वो है क्या, गुणसूत्र आलेख या फिर आइडियोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे कुछ गुणसूत्रों के प्रकार। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे जानते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होता है यहाँ पर हम थोड़ी सी ह्यूमन की बात करेंगे, है ना, इंसानों की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी ह्यूमन, मानव या इंसान होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम जो है वो कुछ 2 टाइप में मेनली डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 टाइप, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है जिसे हम कायिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं, और फिर सेकेंड नंबर पे आता है आपका लिंग गुणसूत्र या फिर सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एलोसोम नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एक है आपका ऑटोसोम और एक है आपका एलोसोम्स। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति हैं भाई उनको दोनों इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार बायोलॉजी की जो टर्म है वो इंग्लिश में लिखकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी होगी लिखने की, बट जो वर्ड यूज होगा वो इंग्लिश का होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कायिक गुणसूत्र क्या होता है। जब भी आप किसी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो आपको एक चीज तो पता होगी कि भाई हर एक ह्यूमन बॉडी में 2 आंख होनी चाहिए, 2 कान होने चाहिए, हाथ पैर 2 होने चाहिए। उसके बाद आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिसाइड होना चाहिए, है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का डिसाइड कर रहे हैं ऐसे गुणसूत्र या ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर डीएनए है, जो मैं बता चुका हूं, जहां पर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ आपके रहते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ऐसे गुणसूत्र या फिर ऐसे क्रोमोसोम जो सभी की बॉडी में नॉर्मल सेम पाए जाते हैं और जो ये शो करता है कि आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको ऑटोसोम कहते हैं। अच्छा, इनकी जो संख्या होती है वो 44 या फिर 22 जोड़ी में होती है। ठीक है, कितनी होती है, या तो 44 होगी या तो 22 पेयर्स होंगे उसके। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही गुणसूत्र को कायिक या फिर दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और ये आपके दैहिक लक्षणों को भी नियंत्रित करते हैं। अब ये दैहिक लक्षण क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इंसान दिखने में कैसे होगा, कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे। ठीक है, ये सब चीजें कौन बताता है, यही कायिक, दैहिक या फिर आपका ऑटोसोम स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र या फिर आपके 44 क्रोमोसोम्स हैं, है ना, आप देखेंगे कि क्या ये सारे सेम होंगे, नहीं भैया। नीचे देखो, मैंने यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हूँ कि कोई गुणसूत्र आपका ऐसा दिखेगा, है ना, क्रोमोसोम कोई आपका ऐसा दिखेगा, ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं पूरे 22 जोड़ी या फिर 44 जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो। ठीक है, इंग्लिश में नाम ध्यान रखना भी है, कायिक या फिर दैहिक, और ये सोमेटिक, इसको एक नाम देते हैं, है ना, सोमेटिक भी बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। चलो, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका सेक्स क्रोमोसोम या फिर जिनको हम ऑलोसोम नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या जो होती है
दो या फिर एक जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, या तो ये दो होंगे या तो ये एक जोड़ी होंगे। ये टर्म हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से कवर करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी सेक्सुअल ट्रेड्स को देखता है, यानी कि जो होने वाला बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी बॉय होगा गर्ल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये इसी आपके सेक्स क्रोमोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र के थ्रू डिसाइड होता है, जिसे हम ऑलोसोम कहते हैं। ठीक है, चलिए, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इन दोनों को देख भी लेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेल होता है ना, जो नर होता है, उसमें XY नामक आपके सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो मादा होती है यानी कि जो फीमेल होती है उसके अंदर XX फीमेल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई जो मेल है उसमें पाए जाएंगे कौन से, XY, और जो आपके फीमेल है उसमें पाए जाएंगे क्या, XX। अब आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये जो बाय क्रोमोसोम होता है जो कि मेल बॉडी में पाया जाता है, इसी से डिसाइड होता है, ये एक ऐसा क्रोमोसोम है, अगर ये बॉडी में एंटर किया तभी आपका होने वाला जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, बॉय होगा, मेल होगा, है ना। चलो, इसी के थ्रू डिसाइड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करते हैं, आइए। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ देखो, XY जो क्रोमोसोम है उसी के आधार पर डिसाइड होता है लिंग निर्धारण, उसी के आधार पर डिसाइड होता है, और उसको लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर ये XY क्रोमोसोम आपके XX क्रोमोसोम के साथ में एंटर करता है ना, तब आपका क्या होगा, होने वाला जो बेबी होता है वो आपका मेल होता है, वरना फीमेल होती है ना। चलो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से कवर करते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे जो जेनेटिक होते हैं, है ना, जो क्रोमोसोम के अंदर आपका DNA पाया जाता है, उसमें जो जीन्स होते हैं, है ना, तो वो जो आपके क्रोमोसोम हैं, जिससे ये डिसाइड हो रहा है कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसको ही डिसाइड करने के लिए आपको एक चार्ट याद रखना है। उस चार्ट को हम देखेंगे और जानेंगे। चलिए, तो लिंग निर्धारण या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, जो आपका मेल या फिर नर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 गुणसूत्र तो अलग से पाए जाएंगे, यानी इसको 22 जोड़े भी बोलते हैं, 22 पेयर्स भी कहते हैं। उसके बाद जो आपकी मादा या फिर फीमेल होगी उसके अंदर भी आप देखेंगे कि 44 यानी कि 22 जोड़े 22 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे सेम। अच्छा, ये दोनों तो सेम है, तो ये तो आएंगे अपने आधे आधे, है ना। लेकिन ये जो XY क्रोमोसोम है, ये जो आपका XY क्रोमोसोम है, और फीमेल में जो XX क्रोमोसोम है, हमने ऊपर हमने पढ़ा कि ये जो आपके क्रोमोसोम है XY और XX, इसको हमने क्या नाम दिया, देखो पीछे कनेक्ट करो, इसी को हमने ऑलोसोम नाम दिया था। ठीक है, इसी क्रोमोसोम को हमने ऑलोसोम नाम दिया था। और जो बचे हुए आपके 44 यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र थे, ये देखो, ये लिखा है 44 यानी कि 22 जोड़ी गुणसूत्र, ये भी 44 यानी कि 22 जोड़ी गुणसूत्र, इनको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया क्या, आपके ऑटोसोम यानी कि कायिक गुणसूत्र। समझ में आया। चलो, अब हम डिसाइड करते हैं कि कैसे पता चलता है कि होने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा ना। चलिए देखो, जो आपके XY क्रोमोसोम जो मेल में है, ठीक है, अगर वो आगे आते हैं और ये जो आपका फीमेल है जिसमें XX क्रोमोसोम है, इनके क्रोमोसोम से आपस में मिलते हैं, तब डिसाइड होता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो डिसाइड करते हैं, सबसे पहले ये 22 पेयर जो हमने नॉर्मली लिख लिया, उसके बाद XY क्रोमोसोम का X क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये 22 पेयर नहीं, नॉर्मल 22 है, यहाँ पर ये पेयर में नहीं होता। मैंने आपको बताया था जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, है ना, तो सेल डिवीजन में हम एक टाइप पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। उसमें क्या होता है कि
दोनों साइड से आपके गुणसूत्र या फिर जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे आते हैं और मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक संरचना बनती है ना। नेक्स्ट जो है वो सेल बनती है। तो क्योंकि आधे आधे दोनों साइड से क्रोमोसोम आ रहे हैं, ठीक है, आधे आधे दोनों साइड से क्रोमोसोम आ रहे हैं, इसलिए हम इसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल में से 44 पेयर थे, मतलब 44 थे। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। 44, चलिए आप देखेंगे कि 44 जो क्रोमोसोम हैं वो दैहिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल में भी सेम चीज़ है, 44 दैहिक होंगे। अब ये 44 में से आधे यानी कि 22 आपके आ जाएंगे कहाँ पर, मेल बॉडी के, और इसी 44 में से 22 आपके आ जाएंगे किसके, फीमेल बॉडी के, ठीक है। ये दोनों तो देखो दोनों जगह पर रहेंगे, ठीक है, दोनों जगह पर रहेंगे ये। अब इसके आगे छोटी सी बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो XY क्रोमोसोम है, अगर इसका X क्रोमोसोम फीमेल के तो दोनों ही X क्रोमोसोम है ना, अगर मेल बॉडी का X क्रोमोसोम जो है फीमेल बॉडी के X क्रोमोसोम के साथ में मिलता है, तब आप देखेंगे कि क्या बनता है, पुत्री या फिर डॉटर मिलता है, ठीक है। कैसे, देखो, जब ये 22 नॉर्मल आपके क्रोमोसोम हैं, जिनसे ये पता चलेगा कि आपका हाथ पैर कैसे होंगे, ठीक है, नाक कान कैसे होंगे। अब इसके बाद जो आपका मेन क्रोमोसोम है जिससे लिंग निर्धारित हो रहा था, ठीक है, आपका डिसाइड हो रहा था कि सेक्स क्या होगा उसका, चलिए, ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल को डिसाइड करता है। अगर ये फीमेल बॉडी के एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिलता है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और आप देखो 22 + 22 हो जाएंगे 24 पेयर, है ना। उसके बाद ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो इस एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिलेगा और ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। समझ में आया। चलो, सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि भाई आपके अगर मेल बॉडी है उसके 22 + X क्रोमोसोम फीमेल बॉडी के 22 + X क्रोमोसोम के साथ में मिलेंगे तो क्या बनेगा, 44 क्रोमोसोम प्लस XX स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, हाँ यही लिखा है, X वाला मिलेगा तो क्या बनेगा, आपके दोनों तरफ से जब XX क्रोमोसोम आएंगे तो क्या बनेगी, आपकी पुत्री या फिर डॉटर प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर ये Y क्रोमोसोम मेल बॉडी का Y क्रोमोसोम आपके फीमेल बॉडी के किसी भी क्रोमोसोम, चाहे ये वाला X चाहे ये वाला X, किसी से भी मिलता है, तब आपका जो संतान प्राप्ति होती है वो कौन सी होती है, पुत्र या फिर सन प्राप्त होता है, ठीक है। देखते हैं इसको, देखो ये जो 22 क्रोमोसोम है मेल बॉडी के और ये जो 22 क्रोमोसोम है जो कि फीमेल बॉडी के हैं, ये तो आपस में मिल जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब आपका क्या फॉर्म होगा, 44, जिससे हमें डिसाइड होगा कि भैया हाथ पैर कैसे होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कायिक गुणसूत्र है ना। इसके बाद जो आपका Y क्रोमोसोम है वो फीमेल बॉडी के X क्रोमोसोम के साथ में मिलेगा और तब ही हमें डिसाइड होगा कि भैया क्योंकि Y क्रोमोसोम मिल गया है तो क्या हो जाएगा, पुत्र या फिर सन की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा चार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर मेल बॉडी का आप देखेंगे Y क्रोमोसोम दोनों में से किसी के भी साथ में मिल जाए, दोनों में से किसी के भी साथ में मिल जाए, तब आपको क्या प्राप्त होगा, पुत्र या फिर सन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी एट द एंड यही Y क्रोमोसोम है जिससे डिसाइड होता है कि भैया होने वाली संतान हमारी पुत्र होगी या फिर पुत्री होगी, है ना। चलो, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुत्र और पुत्री होती है उसकी जन्म की संभावना का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 1:1 होता है, क्योंकि भैया दोनों एक एक क्वांटिटी में है ना। XY क्रोमोसोम जो कि आपके मेल पार्ट में होते, मेल बॉडी में होते हैं, आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई दोनों में से कुछ के भी आने का रेशो भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो आपके एक्स वाई क्रोमोसोम है जिसके हिसाब से आपको सन या फिर पुत्र की प्राप्ति हो रही है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसके शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके लिए? आपके पुत्र प्राप्ति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो आपकी सेल होती है ना, जो आपकी सेल होती है, सेल के न्यूक्लियस वाले भाग में क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल होता है। उसके बाद एक आपकी क्या होती है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका भी होती है जो जुड़ी होती है इस क्रोमेटिन जाल से। इस क्रोमेटिन जाल में हमने गुणसूत्र देखा यानी कि क्रोमोसोम देखा। ये जो क्रोमोसोम है इसको जब हम और खोलते हैं तो आप पाएंगे कि इसका छोटा सा भाग जब हम लेते हैं और उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब आपको पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसे हम डीएनए नाम देते हैं, है ना, जिसे हम डीएनए नाम देते हैं। अब हम इसी डीएनए की स्टडी करने वाले हैं, है ना। चलो आ जाओ वापस। ये जो डीएनए होता है, ये जो आपका डीएनए होता है, क्या ये नॉर्मल है? लाइक इसका फुल फॉर्म होता है, आप समझो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, क्या इसी के बारे में बस हमें स्टडी करनी है? तो नहीं भैया। सबसे पहले आपका जो सेल है, मैंने बताया कि कोई भी सेल के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे जिसको आप जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर डीएनए होता है। तो क्या केवल डीएनए होता है? नहीं, कई ऐसे सेल होते हैं जिनके क्रोमोसोम में आपको आरएनए के स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। आरएनए यानी आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक वर्ड पकड़ के चलना, और फिर कई सेल में आरएनए यानी जो छोटी सेल होती है, एक कोशिकीय जीव होती है, सिंगल सेलुलर ऑर्गन होता है, उसमें आपके आरएनए वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्योंकि ये डीएनए के मुकाबले छोटा होता है और इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है साइंस में। दैट्स वाई आप देखेंगे जो वायरस था जिसका नाम था कोरोना वायरस, तो वायरस के अंदर अक्सर डीएनए नहीं पाया जाता, आरएनए पाया जाता है, जिसके कारण उसकी वैक्सीन बनाना बहुत कठिन काम हो जाता है। यही रीज़न था कि आपके कोरोना की वैक्सीन हमें अच्छे रूप से देखने में बहुत टाइम लग गया था, है ना। चलो, ये जो आपका डीएनए और आरएनए वाला स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक टर्म क्लियर दिख रही होगी, एनए दोनों में दिख रही होगी। ये जो एनए है इसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। इसी न्यूक्लिक एसिड को हम डीऑक्सी राइबोज और फिर राइबोज के रूप में कंसीडर करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब जो सेल है उसका जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, वहां पर दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक टर्म यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी जो हम अब पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, है ना। क्या टर्म है? न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड को आगे चल के हम दो भागों में बांटेंगे, या तो होगा आपका डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या तो होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कई जगह पर ये दोनों पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में सबसे पहले खोज किसने करी थी? तो आप देखो, जो एफ मिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो आपकी मवाद कोशिका यानी कि पस सेल होती है उसके अंदर इसकी यानी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज करी थी। अब ये पस सेल क्या होती है? आपको जब चोट लग जाती है, आपको जब कहीं पर भी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद उसके अंदर से आप देखेंगे एक वाइट वाइट पील स्ट्रक्चर निकलता है, वाइट वाइट पील निकलता है, ठीक है। वही होती है आपकी मवाद या फिर पस। उसी के अंदर जो साइंटिस्ट थे एफ मिसर, उन्होंने देखा था किसको? इस न्यूक्लिक एसिड को देखा था, ठीक है। चलिए, इसके बाद ऑल्टमैन थे भाई साहब, जिन्होंने नाम दिया था क्या? न्यूक्लिक एसिड। इसको खोजा किसने? आपके एफ मिशर ने, लेकिन नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? आपके ऑल्टमैन साहब ने, ठीक है। ऑल्टमैन नाम था उनका। अब आप देखो, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम ध्यान रखना है, तीन साइंटिस्ट हैं ऐसे जिनका नाम ध्यान रखना है। एक एवरी, दूसरे नंबर पे मैक्लियोड और तीसरे नंबर पे मैकार्टी। कौन कौन से नाम है? एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। इन तीनों ने मिलकर ये सिद्ध किया था, ये
प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है उसमें आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी डीएनए के अंदर आनुवांशिक पदार्थ रहते हैं। मैं आपको पहले बता रहा था कि जो डीएनए होता है, जो आपका डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, उसके अंदर आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आरएनए में भी होते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते। दैट्स वाई उसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती अच्छे से, मैं बता चुका हूँ। चलिए आप देखेंगे साइंटिस्ट हैं, नाम ध्यान रखना है, इन्होंने क्या करा था, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल की खोज करी थी। इसके बाद एक नाम और ध्यान रखना है, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका नाम है हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनका नाम है हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या करा था, जो कृत्रिम डीएनए होता है, कृत्रिम डीएनए यानी कि आर्टिफिशियल, जिनको उन्होंने खुद से बनाया था। प्राकृतिक नेचुरल क्या होता है, जो प्रकृति या फिर नेचर में नॉर्मली प्रेजेंट हो, बट कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल क्या होता है, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हरगोविंद खुराना नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल डीएनए का निर्माण किया था। ठीक है, आर्टिफिशियल डीएनए के बारे में देखा था। चलो अच्छा, एक चीज़ और आपको छोटी सी बात ध्यान रखना है कि मैंने जब आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे, जब मैंने बताया था कि आपके जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन सारे ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं आपके डीएनए प्रेजेंट था, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी। तो वो जो डीएनए है, वो जो डीएनए है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर लिख दिया है। एक चीज़ और देखो, आपके जो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर तो आपको न्यूक्लिक एसिड पाया ही जाएगा। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ, जो आपका केंद्रक या फिर न्यूक्लियस है, इसके अंदर तो आपके क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे और सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पढ़ के आए हैं सेल ऑर्गेनल्स को, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कवर करवा चुका हूँ, फिर क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ये भी कवर करवा चुका हूँ। इसके अलावा जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल, फिर एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, देखो, अगर कोई सेल है जिसके सारे सेल ऑर्गेनल कंप्लीटली डेवलप्ड हैं, जैसे कि अभी हम अगर न्यूक्लियस की बात करें, तो किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उसके बाहर झिल्ली है, ठीक है, उसके अंदर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन जाल है, वो भी कंप्लीटली दिख रहा है। फिर केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस है, वो भी कंप्लीटली दिख रहा है। फिर उसमें न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर लिक्विड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, अगर वह भी कंप्लीटली डेवलप्ड है और सारे सेल ऑर्गेनल्स अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है देखने में माइक्रोस्कोप से, तब ऐसी सेल जो कंप्लीटली डेवलप्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूकैरियोटिक सेल नाम देते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो आपके डीएनए पाया जाता है या फिर न्यूक्लिक एसिड यानी एनए पाया जाता है, आगे हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी बस आप न्यूक्लिक एसिड देखिए। इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो कैसा होता है, आप देखेंगे लीनियर होता है, लीनियर यानी कि रैखित होता है। आप समझ लो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, नॉर्मल वाला, है ना, रैखित, सीधा सीधा, ठीक है, इसी को हम रैखित बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो कोई सा भी सेल ऑर्गेनल्स हो, वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स किसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से नहीं देखने मिलेगा, न्यूक्लियस अच्छे से देखने नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, जो लिक्विड है आपका, जिसको हम साइटोप्लाज्म जो कि बाहर वाला था और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर वाला था, वो दोनों अलग अलग नहीं देखने के मिलेंगे बल्कि कंप्लीटली देखने को मिलेगा। फिर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन जाल जो है, वो आपका सेल के अंदर वाले भाग में, सेल के न्यूक्लियस के अंदर वाले भाग में ना होकर पूरे सेल में
ऐसे फैला हुआ मिलेगा जाल के जैसे, तब वहां पर हम कहेंगे कि ये जो सेल हमें देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। कुछ एग्जांपल देख लो इसको, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हरित लवक होता है, इनमें सर्कुलर शेप का पाया जाता है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार शेप में आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये मैंने आपको कवर करवा चुका हूँ। चलिए फिर अब कैसे पता चलेगा न्यूक्लिक एसिड कितना है, क्या है? कुछ तो क्वांटिटी होगी जिसके हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है कम है, ज़्यादा है, क्या है, कुछ तो क्वांटिटी होगी। तो वापस आओ इधर, एक यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि जो मापन इकाई होती है, यूनिट होती है किसको, न्यूक्लिक एसिड को नापने की, उसको हम पिकोग्राम के रूप में कंसीडर करते हैं। किस रूप में? पिकोग्राम के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो पिकोग्राम होता है ये एक्चुअली में होता कितना है, तो 1 पिकोग्राम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ये -12 का मतलब क्या है, -12 का मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10⁻12 से, ये होता है एक्चुअल में पिकोग्राम। यानी 1 ग्राम अगर आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, उसको 10⁻12 से डिवाइड करेंगे, तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम पिकोग्राम के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें जब कोई भी न्यूक्लिक एसिड को देखना रहता है तो उसके लिए हम स्लाइड को भिंगाएंगे, तो उसके लिए एक अभिरंजक या फिर स्टेन का यूज़ करेंगे, तो उसका नाम क्या होता है, फ्लूजन रंजक। याद रखना है क्या नाम होता है, फ्यूल्जन, ठीक है। एक चीज़ और, जो पादप होते हैं आपके, प्लांट होते हैं, उनमें डीएनए, पादप के जो वायरस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस है उसके अंदर मेनली डीएनए का स्ट्रक्चर तो नहीं पाया जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, आरएनए का। तो आप देखेंगे जो आपका प्लांट के वायरस होते हैं उनमें डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे कि ये जो आपका पिछली स्लाइड में हमने कवर किया न्यूक्लिक एसिड, इस न्यूक्लिक एसिड को हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का पहला वाला राइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। मेनली इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग? सबसे पहले आता है आपका जिसको हम नाइट्रोजनी क्षारक या फिर नाइट्रोजन बेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक या फिर नाइट्रोजन बेस। ये होता है किसी भी डीएनए का पहला भाग। अब आगे बढ़ते हैं, पहले सारे भाग के आप लोगों को नाम लिख लेना है। सबसे पहला आपको नाइट्रोजनी क्षारक है जो ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे आपके आता है, सेकंड नंबर पे आपका आता है, सेकंड नंबर पे आपके आता है शर्करा या फिर अम्ल, जिसको हम शुगर एसिड कहते हैं, शुगर और एसिड के रूप में कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये जो शुगर है ये सेकंड वाला पार्ट होगा, ये जो शुगर है ये सेकंड वाला पार्ट होगा। कैसे सेकंड वाला पार्ट होगा, इसको हम पेंटो शुगर के रूप में जानते हैं। किस रूप में, पेंटो शुगर के रूप में। और फिर तीसरे नंबर पे जो एसिड की बात कर रहे हैं वो एसिड कहलाता है आपका फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है, फास्फोरिक एसिड कहलाता है। तो हमने देखा कि जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, जो आपका डीएनए होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टडी करने के लिए। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले होता है नाइट्रोजनी क्षारक जिसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका, सेकंड नंबर पे आपके आता है क्या, आपका ये पेंटोज शुगर या फिर पेंटोज शर्करा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका फास्फोरिक एसिड। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, डीएनए को 3 पार्ट में। अब तीनों पार्ट को एक करके हम जानते हैं। तो आइए पहले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है क्या, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। क्या नाम है, नाइट्रोजनी क्षारक। अब आप देखो ये जो नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजनी क्षारक होता है इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्यूरीन और दूसरा नाइट्रोजन बेस जिसका नाम होता है पिरामिडीन,
ठीक है। एक होता है आपका प्यूरिन और दूसरा आपका पिरामिडिन, ठीक है। ये प्यूरिन नामक नाइट्रोजन क्षारक है, उसकी दो सब कैटेगरी होती है, एक होती है एडेनिन, एक होती है ग्वानिन। सेम आपका जो पिरामिडिन होता है ना, जो कि सेकेंड नाइट्रोजनी क्षारक है, उसकी भी दो सब कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी क्या, साइटोसिन, जिसको सी से कंसीडर करेंगे, और एक होता है आपका थाइमीन, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका साइटोसिन और एक होता है थाइमीन, ठीक है। जो पिरामिडिन है उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो दो भाग हैं, यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक के, आप देखेंगे ये जो दो भाग हैं, एक है के थ्रू। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कैसे जुड़ते हैं, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में देखेंगे। आपका जो प्यूरिन का एडेनिन वाला स्ट्रक्चर है ना, आपके जो प्यूरिन का एडेनिन वाला स्ट्रक्चर है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ेगा, आपके पिरामिडिन के जो थाइमीन वाला स्ट्रक्चर है उससे जुड़ेगा, ठीक है। यानी प्यूरिन और पिरामिडिन में कनेक्शन तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कनेक्शन है, लेकिन एडेनिन का कनेक्शन किसके साथ होगा, थाइमीन के साथ। और आपका जो ग्वानिन है उसका कनेक्शन होगा किसके साथ में, इस साइटोसिन के कारण। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो एडेनिन और थाइमीन है ये जुड़ेंगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन है वो आपस में जुड़ेंगे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसको हम तीन डंडी से प्रेजेंट करते हैं, कैसे जुड़ेंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। समझ आया, चलो। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज पता चली कि डीएनए की तीन में से पहला जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को हमने डिवाइड किया प्यूरिन पिरामिडिन में, ठीक है। फिर उनको सब कैटेगरी में डिवाइड किया और उनके बीच में कनेक्शंस देखे, ठीक है। चलिए, अब एक बात याद रखनी है, ये मैं वहां पर भी करवाऊंगा कि भाई जैसे आपका डीएनए है, तो डीएनए में तो आपका पाया जाएगा क्या, थाइमीन। देखो, डीएनए में आपका क्या पाया जा रहा है, थाइमीन। लेकिन लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे, जब हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड बात करेंगे, अभी किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। बाद में जब हम आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर जो थाइमीन वाला स्ट्रक्चर है, ये जो टी वाला स्ट्रक्चर है, इसकी जगह पर क्या होगा, आपके यूरेसिल नामक स्ट्रक्चर होगा, है ना, आपके यू यानी कि यूरेसिल वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ नोट कर लेना है, जब मैं आपको आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये बात बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले जाना कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में कुछ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन और पिरामिडिन, है ना। फिर उनकी भी सब कैटेगरी देख ली। अब वो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े रहते हैं, बट उनके जुड़ने के लिए कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट आपका प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, इसी पेंटोज शुगर और इस फास्फोरिक एसिड के द्वारा। ये लिखा है, देखो, जो आपके शर्करा यानी कि शुगर होता है, जिसको हम पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं, और सेकेंड नंबर पे जो आपका फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये दोनों मिलकर डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। बोलेंगे सर कैसे बैकबोन बनाते हैं, कैसे बैकबोन बनाते हैं, तो आप देखो इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। चलो देखो, अगर ये आपका कोई डीएनए है, ठीक, अगर ये आपका कोई क्या है, डीएनए है, स्ट्रक्चर है डीएनए का,
उस डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि बीच में कुछ ऐसे जुड़े हुए पार्ट पाए जाएंगे। भैया माइक्रोस्कोप से जब देखते हो ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में आप पाएंगे इस स्ट्रक्चर में आप पाएंगे कि नाइट्रोजन बेस कहां पर होता है, और जो हमने अभी एसिड और फिर शुगर पढ़ा वो कहां पर होता है। तो देखो, इसका जो बीच में यानी कि येलो वाला भाग है, ये येलो वाले भाग दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, और ये दो पार्ट आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये समझ लो, ये एक है नाइट्रोजन बेस और थाइमिन और साइटोसिन आता है। ठीक है, ये चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि डीएनए के बीच में आपको ऐसे जुड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट में ऐसे जुड़े हुए मिलते हैं यहाँ से बॉन्ड के थ्रू। अगर ये आपका एडेनिन और थाइमिन जुड़ा है तो वो कैसा बनेगा, एडेनिन और थाइमिन जुड़ा है तो दोनों के बीच में आप देखोगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और अगर ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ा है तो उसके बीच में आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। समझ में आया? चलिए, अब आप देखो कि मैंने बता दिया बीच का स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, नाइट्रोजन बेस कहलाता है। लेकिन साइड के स्ट्रक्चर के क्या? तो आप देखो, ये जो आपको ये जो आपको रेड कलर से दोनों साइड पे रस्सी जैसी आकृति दिख रही है, जिसमें आपका नाइट्रोजन बेस रखा हुआ है, उसी से फिक्स है, तब तो आपस में जुड़ रहा है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है रस्सी जैसा, वो आपका शुगर वो आपका शुगर और उसके अलावा एसिड से मिलकर बनता है। किससे? शुगर प्लस एसिड से मिलकर बनता है। अब इसमें जो शुगर है उसका नाम क्या है, पिछली स्लाइड में आओ, उसका नाम है आपका पेंटोज शुगर। ठीक है, नाम ध्यान रख लिए। और उसके अलावा जो आपका एसिड है, उस एसिड का नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड। समझ आया? ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और बैकबोन बनाते हैं किसके, डीएनए की। तो आप खुद सोचो, जब ये डीएनए है, इसमें अगर राइट साइड की रस्सी नहीं रहेगी, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि किससे बनी है, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनी है, अगर ये नहीं होगा तो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ेंगे कैसे? उनको जब कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा बैक से, जैसे मेरा हाथ है, दोनों हाथ आपस में जुड़ रहे हैं, बट ये मेनली किससे जुड़े हुए हैं, पीछे कलाई से। तो वैसे ही जब आपका नाइट्रोजन बेस को पीछे से बैक सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो वो आपस में जुड़ने से पहले ही टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे।
तब इनके स्टार्टिंग में तो डीऑक्सी जुड़ेगा, फिर जो नाम है जैसे थाइमिडीन है तो ये थाइमीन है तो ये देखो थाई मिल गया, फिर साइटोसिन है तो आपका साइट मिल गया, लेकिन एंड में क्या जुड़ जाएगा, डीन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब इस न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, फास्फोरिक अम्ल के साथ। भाई अभी तक हमने पूरे डीएनए तो नहीं कवर किया है, क्या क्या कवर किया था, हमने जाना था कि नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है, फिर हमने जाना कि पेंटोस शुगर क्या होता है, फिर हमने जाना कि फास्फोरिक एसिड क्या होता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड थे, सॉरी ये जो नाइट्रोजन बेस थे, आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन बेस इस पेंटोस शुगर के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। लेकिन अभी भी आपका एक चीज बचा हुआ है, क्या, उसका नाम है फास्फोरिक एसिड या फिर फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इस फास्फोरिक अम्ल के साथ जब आपका न्यूक्लियोसाइड का, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में बनकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड का जब फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या है, एक एसिड है, मतलब फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो एट द एंड नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा डीएनए का। वही ऊपर मैंने बताया कि डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, लेकिन जो आपका मेन गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम है उसका नेचर कैसा होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, बेस नेचर का होता है। चलो किसके कारण, हिस्टोन प्रोटीन के कारण। देखो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है कैसे बनेगा, जब आपके न्यूक्लियोसाइड इस फास्फोरिक अम्ल के साथ मिलेंगे, यानी ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के साथ में आपका फास्फोरिक एसिड मिलेगा, फास्फोरिक एसिड मिलेगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। यहां से आपको नाम ध्यान रखना है, क्या, कि भैया सबके एंड में एसिड जुड़ जाएगा, एसिड या फिर अम्ल जुड़ जाएगा, दिख रहा होगा। ठीक, सबके एंड में क्या जुड़ जाएगा, एसिड जुड़ जाएगा। फिर नाम ध्यान रख लेना है कि डिऑक्सी एडिनिलिक एसिड किसका बनता है, एडिनोसिन का। तो ये देखो एडी वर्ड यहाँ पर है, एडी वर्ड यहाँ पर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो इसके थ्रू आप आराम से लगा सकते हो कि कैसे रिएक्शन होगा और क्या बनेगा। जैसे उसने पूछा कि नाइट्रोजन बेस एडेनिन का शुगर के साथ रिएक्शन होके ये बनता है ना, आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। उस न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन जब फास्फोरिक एसिड के साथ होगा तब क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, डिऑक्सी एडिनिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ कैसे पहचानोगे कौन सा वाला होगा, तो भैया एडिनोसिन, एडिनिन यहाँ पर है, यहाँ पर भी एडिनिलिक आ गया, खत्म, ऐसे ही तो पहचानेंगे। फिर आपका जब डिऑक्सी ग्वानोसिस का रिएक्शन होगा तब आपका एक एसिड बनेगा जिसमें आप देखोगे ग्वानिलिक वर्ड क्लियर मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे डिऑक्सी साइटिडीन का रिएक्शन होगा तो आपको यहाँ पर साइटिडिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, सबके स्टार्टिंग में डिऑक्सी वर्ड तो जोड़ना है, लेकिन एंड में ये लिक वर्ड आ जाएगा। कौन सा वर्ड आ जाएगा, लिक वर्ड आ जाएगा। ये कुछ ट्रिक होती हैं, शॉर्ट ट्रिक, जिसके जरिए आप आराम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर डिऑक्सी थाइमिडीन है तो ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सी थाइमिडिलिक, दिख गया। ऐसे ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप इजीली इनको कनेक्ट कर पाओगे और आंसर लगा दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे डीएनए के बारे में, कुछ छोटी मोटी बातें जानेंगे। कैसी छोटी मोटी बातें, चलिए। तो जो डीएनए था, मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है वो देखने में कुछ ऐसा दिखता है, डीएनए जो है देखने में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या मतलब किसने दिखाया सबसे पहले कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना। तो डीएनए के संबंध में ऐसे तो बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सटीक जो मॉडल था वो था द्विकुंडलिनी मॉडल, जिसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल रहे थे। किसके द्वारा देखा गया भैया, वॉटसन और क्रिक नाम के
वॉटसन और क्रिक नाम के, विल्किंसन भी ध्यान रख लेना, बट ये वॉटसन और क्रिक का मेन रोल कॉल था, ये आईएमपी है। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था कि 1953 में एक मॉडल दिया था जिसे हम डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर द्वि कुंडलिनी मॉडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि इसी के संबंध में 1962 में इनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद आप देखो, ये बातें मैंने आपको बता चुका हूं जो लिखा हुआ है कि भाई जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, है ना, ये जो आइट साइड की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, ये पहली श्रृंखला रस्सी जैसी आकृति और ये दूसरी रस्सी जैसी संरचना, ये जो लंबी लंबी जा रही है, ये दोनों आपकी बनी होती है किससे, पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर से, उसके बाद फास्फोरिक एसिड से, उसके बाद फास्फोरिक एसिड से। ठीक है, चलो, इन यही क्या करती हैं, किसी भी डीएनए को बैकबोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, चलो, अब इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो नाइट्रोजन बेस होती हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी इसके पहले हमने डीएनए जो था, डीएनए के संबंध में जाना कि वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है, उसके हमने क्या देखे, घटक देखे, कंपोजिशन देखे। अब कौन सा घटक कहां पर कैसे होता है उसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं। अब आप देखो, दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, ये जो दोनों रस्सी जैसी आकृति आपको दिख रही है, इनके बीच में आपके नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप में होगा, अगर एडेनिन और थाइमीन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एडेनिन और थाइमीन आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, तो इस एडेनिन और थाइमीन के बीच में आप देखोगे डुअल बॉन्ड पाया जाएगा, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, इसको हम एडेनिन बीच में दो ऐसे डॉट लाइन और फिर थाइमीन इसके थ्रू कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। चलो, इसके बाद जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन होता है, जी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपस में इनके बीच में कहीं जुड़े हैं, ये देखो ग्वानिन और साइटोसिन, अगर ये जुड़े हैं तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद जो श्रृंखलाएं होती हैं एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल मतलब आप यहाँ से गौर से देखो, एक तो ऐसी जा रही है, उसके बाद फिर पलट गई, है ना, उसके बाद फिर पलट गई संरचना, तो एट दी एंड ये पूरी ऐसी घूमते हुए जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल नाम दे देते हैं। बहुत इजी है, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए के संबंध में कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भैया जो डीएनए होता है, डीएनए का आप देखेंगे इसका जो व्यास होता है, यानी डीएनए जो है, ये पूरा जो डीएनए है, इस डीएनए के इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक की जो चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ होती है वो कितनी होती है, उसको हम व्यास कंसीडर करते हैं और वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डीएनए का जो एक स्ट्रक्चर है जो यहां से लेके आपके यहां नीचे तक होगा सॉरी, यहां ऊपर से लेके यहां नीचे तक होगा। ठीक है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, मैं इसको बॉक्स लगा देता हूं। इस बॉक्स की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर 10 जोड़ी आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे भैया, मैंने आपको कवर करवा चुका हूं कि जब आपके एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन जो कि एक नाइट्रोजन बेस है, वो पेंटोज शुगर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। फिर वो न्यूक्लियोसाइड जब इस साइड वाली वॉल से जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड के साथ भी जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, बीच वाला स्ट्रक्चर है जो साइड से भी जुड़ा हुआ है, साइड से भी जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में ये पेयर्स में होंगे, तो ये कितने पेयर्स होते हैं, 10 जोड़ी पेयर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। चलो, इसके बाद जो दो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी आप ये समझो ये वाला भाग और फिर ये वाला भाग, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, हाँ, ये आपका फर्स्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड,
ये आपका फर्स्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड और ये है आपका सेकेंड नंबर का न्यूक्लियोटाइड। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए फिर आप देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो उसका स्ट्रक्चर केवल एक देखने को नहीं मिलता, वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है। कैसे होता है उसके पीछे का रीजन यही है। चलो अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, इसके पहले मैंने आपको गुणसूत्र या क्रोमोसोम पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बताया कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होता है उसके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ऐसे ही आपका जो डीएनए होता है, डीएनए के भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और फिर एंड में आता है जेड डीएनए। ठीक है, कौन कौन से नाम ध्यान रखने हैं, ए बी सी और जेड, ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका ए बी और सी डीएनए है, सॉरी जो आपका ए सी और जेड डीएनए है, उनके बारे में आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि डीएनए के जो अल्टरनेटिव होते हैं, जो उनके वैकल्पिक स्वरूप होते हैं, उनमें ए सी और जेड भी आता है, बट मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस बी डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्यों पढ़ना है उसके पीछे का रीजन है। जैसा कि मैंने बताया, वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिनको डीएनए के बारे में जिन्होंने खोज करी और उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्होंने जब खोज करी और उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो उन्होंने मेनली किसके बारे में देखा था, इसी बी डीएनए के बारे में देखा था, है ना। नीचे लिखा भी है देखो, वॉटसन और क्रिक जो थे उनके द्वारा सर्वाधिक जीवित कोशिकाओं में देखा गया था यही वाला डीएनए, और इसमें 92% आर्द्रता होती है। आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी, यानी आपके एटमॉस्फेयर या वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल्स और जल की मात्रा कितनी है,
डीएनए में अनुवांशिक सूचना या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपके एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर होती है कहाँ पर, स्पेशल प्रोटीन के रूप में। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसके बाद जब डीएनए के और अंदर पढ़ेंगे हम, इसके बाद आपको एक टॉपिक और पढ़ना है आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तब वहाँ पर आपको ये एमआरएनए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं, वहाँ से आपको ये वाली टर्म कंसीडर हो जाएगी। अगर अभी मैं इन दोनों को बताने लगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब आप देखो, जब भी वंशानुगति होती है, वंशानुगति होती है, ठीक है, तो वंशानुगति यानी कि आप समझो कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक इंसान से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जाती जा रही है। तो उसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी थी, उनका नाम याद रखना है, क्या नाम था उनका, सट्टन और वॉवेरी नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि वंशानुगति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रपोज किया गया था सट्टन और वॉवेरी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखना है, क्या कि जो आपके डीएनए जो होता है, जिनके अंदर जेनेटिक कोड होता है, अब आप आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि डीएनए जो है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट उठाएं और उसके अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपके जीन होते हैं, जेनेटिक होते हैं, है ना। उस जेनेटिक कोड के बारे में, उसमें ही जेनेटिक कोड होते हैं, जो जीन होता है आपका, उसी के अंदर जेनेटिक कोड होते हैं। अब इस जीन या जेनेटिक के बारे में, इस जीन या जेनेटिक कोड के बारे में खोज किसने करी थी, नाम याद रखना है आपको। पहले थे निरेनबर्ग, दूसरे थे मथाई, एक थे आपके हरगोविंद खुराना, ठीक है, अपने यहाँ के हैं। इनका नाम याद रखना है कि इन्होंने जेनेटिक कोडिंग में भी अपना योगदान दिया था। फिर थे जॉर्ज गेमोव, क्या नाम था, जॉर्ज गेमोव, ठीक है। चलो अब आप देखो कि जो आपका डीएनए है उसके बारे में मैंने बताया कि डीएनए के, कोई भी डीएनए है उसके बीच में आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या नाम दे रहे थे, नाइट्रोजन बेस नाम दे रहे थे, ठीक है। कौन कौन से थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और फिर वो साइड से भी जुड़े थे पेंटोज शुगर से, फिर उसके बाद और जुड़े थे, ठीक है। तो ये जो आपके टोटल जुड़े हुए स्ट्रक्चर थे, ये जो आपके टोटल जुड़े हुए स्ट्रक्चर थे, ये स्ट्रक्चर एट द एंड मिलके न्यूक्लियोटाइड नामक संरचना बता रहे थे। मैंने बताया, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर किया, मतलब इसी लेक्चर में पिछले उसमें कवर किया कि आपका जो सबसे पहले नाइट्रोजन बेस होता है, वो आपका शुगर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, बता दिया मैंने। फिर उस न्यूक्लियोसाइड का, है ना, उस न्यूक्लियोसाइड का फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होके आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है एट द एंड तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी तीन चीज़ भैया, एक है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस, दूसरा है आपका शुगर या शर्करा, पेंटोज शुगर, तीसरा है आपका फास्फोरिक अम्ल या फिर फास्फोरिक एसिड। उन तीनों से मिलके क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, आप देखो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड एक विशेष क्रम होता है, एक विशेष क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। इस पूरी संरचना को हम क्या बोल रहे थे, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, है ना। फिर ये अगर यहाँ से जुड़ा होता, गैप होता, तो इसको हम तीसरा चक्र या तीसरी साइकिल बोलते, किसको, आगे वाले को, न्यूक्लियोटाइड की। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, ठीक है, इन्हीं के अंदर आपके अनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं। क्या होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, खूब सारे होंगे, इनमें से जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम जीन नाम देते हैं, ठीक है, जीनोम या फिर जीन नाम देते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ें कवर करी, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाक से।
सबसे पहले हमने जाना कि जो आपका गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके अलग अलग संरचनाएं होती हैं। फिर वो जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है वो 44 प्लस XX फीमेल में और 44 प्लस XY मेल में होती हैं। और ये क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, क्या करते हैं, कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हमने जाना न्यूक्लिक एसिड के बारे में, है ना, जो कि आपके किसी भी सेल के अंदर होता है, उसके बारे में जाना। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, आप देखेंगे कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला, और एक था आपका आरएनए जिसको हमने राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला, है ना। और यही किसी भी गुणसूत्र के मुख्य रासायनिक भाग होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए। इनमें से हमने जो आपके डीएनए था पहला स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिटेल में जाना, जहां पर हमें पता चला कि भैया डीएनए में एक शुगर होता है, पेंटोज शुगर कहते हैं। फिर उसमें एक फॉस्फेट होता है जिसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। फिर एक उसमें बेस होता है जिसको हमने नाइट्रोजन बेस नाम दिया, जिसमें दो टाइप थे, प्यूरिन और पिरामिडिन। फिर उन दोनों की सब कैटेगरी थी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखा डीएनए का, कैसा था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, द्विकुंडलिनी मॉडल था, है ना। फिर हमने इस डीएनए को और डिटेल में देखा तो हमें पता चला कि जो डीएनए होता है उनमें कुछ जेनेटिक कोड होते हैं, है ना, जेनेटिक कोड होते हैं। और ये जो डीएनए होता है, यही जेनेटिक कोड जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आगे लाइफ का फॉर्मेशन होता है। और फिर जो आप ऐसा समझो कि आपको कभी पता है कि आप क्यों अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो जेनेटिक है वो आपके अंदर आया होता है। या फिर जो आपका नेचर होता है कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा के सिमिलर होता है। उसके पीछे का रीज़न यही आनुवांशिक कूट या फिर जेनेटिक कोड होता है ना। कल के लेक्चर में इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। चलो, हमने डीएनए के बारे में भैया जान चुके हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो न्यूक्लिक एसिड का आरएनए वाला स्ट्रक्चर होता है उसको, और जेनेटिक यानी जीन या फिर जीनोम जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। तो अब तक हमने जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस का डीएनए वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक कोशिका के थ्रू दो कोशिका का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अभी बीच में आपको जो टॉपिक आया होगा, है ना, ये बीच में आपको एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिला होगा, जो आपका गुणसूत्र या क्रोमोसोम में मेल और फीमेल के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, है ना। ये वाला जो टॉपिक था ये अनुवांशिकी का चैप्टर है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे रिलेट करोगे, ये चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।